हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, हम लोगों ने अब तक सिक्योरिटीज लॉ में जो डिस्कशन किया था, आई गेस आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं पुरानी, कुछ याद है या सब सफाया हो गया अभी से। अच्छा, सिक्योरिटीज लॉ में हमने कुछ स्पेशल स्पेशल टर्म्स के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी डिपॉजिटरी कौन होता है, डीपी कौन होता है, याद है क्या? या वापस रिकॉल करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी एक्ट्स लाइक अ बैंक, सिक्योरिटी बैंक होता है। इसका एजेंट कौन होता है? यस, जल्दी जल्दी डीपी, ऑफ कोर्स। साथ ही में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ स्पेशल टर्म्स सीखी थी, दैट इज व्हाट डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन किसको बोलते हैं, कुछ याद है या ब्लैंक? यस, कुछ लोगों के फटाफट फटाफट आंसर आ रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है आप फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दीजिए, और रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर दीजिए। फाइन। अच्छा, देन उसके बाद मैंने एक बेनिफिशियल ओनर टर्म भी आपको बताई थी, और हम लोगों ने डिपॉजिटरी एक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने डिपॉजिटरी का एलिजिबिलिटी सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम कुछ छोटे छोटे सेक्शंस हैं, डिपॉजिटरी एक्ट ही हमारा चल रहा है, बहुत छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिपॉजिटरीज एक्ट, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 से। तो क्या बोलता है सेक्शन नंबर 4? अग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट। देखो भाई, चार लोग ये चैप्टर रामकथा उन्हीं के पीछे घूमेगी। इशुअर है, इशुअर ने किसको अपॉइंट किया है? डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट किया है। डिपॉजिटरी किसको अपॉइंट कर रही है? डीपी को। तो इट मीन्स जितने भी डीपीज हैं जो एज डीपी एक्ट करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिटरीज के साथ एंटर करना पड़ेगा एक अग्रीमेंट। तो यहाँ पे एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ जो भी डीपी इनके साथ काम करना चाहता है वो क्या करेंगे? एक अग्रीमेंट एंटर करेंगे। अग्रीमेंट के बिना ये एजेंट कैसे बनेंगे? तो किसका अग्रीमेंट है ये? एजेंट बनने का, कि भैया हम आपके बिहाफ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पकड़ पकड़ के लेके आएंगे, उनके अकाउंट ओपन करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, ये सब काम हम करेंगे। तो इसीलिए इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, डन। कोई स्पेशल बात ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं इसमें। तो लेट्स सी। Depository shall enter into an agreement with one or more participants as its agent in such form as may be specified by the bylaws। तो जो भी फॉर्म है, जो भी लॉ में बता रखा है उसके हिसाब से फॉर्मेट जो होगा उसके हिसाब से एंटर कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि हमें अग्रीमेंट एंटर करना है। फालतू बातों में जाकर के कहीं मुद्दे की बात मत भूल जाना। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है? एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला एग्जाम में, ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इस पर डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, इन पे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, उसकी प्रोसेस भी पूछ सकता है आपसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 5 पे, सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी। अब देखो भाई, कोई भी पर्सन एनी पर्सन डीपी के पास जाएगा, डीपी के पास जाके अकाउंट ओपन करेगा, और अकाउंट ओपन करके डिपॉजिटरी के सर्विसेज ले सकता है ना। तो एजेंट के पास जाकर के आप क्या कर सकते हैं? डिपॉजिटरी की सर्विसेज एक्वायर कर सकते हैं। और डिपॉजिटरी क्या सर्विस करता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है, ट्रांसफर करवाता है, पूरी अकाउंटिंग करता है उसकी, है ना। तो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी। तो एनी पर्सन थ्रू अ पार्टिसिपेंट may enter into an agreement in such form as may be specified by bylaws with depository for availing its services। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन है, मिस्टर ए, उसको अपना अकाउंट ओपन करना है डिपॉजिटरी में, तो वो जाएगा भागा भागा डीपी के पास, और डीपी का ऑलरेडी किसके साथ अग्रीमेंट हो गया था? डिपॉजिटरीज के साथ अग्रीमेंट हो गया था। तो एक अग्रीमेंट यहाँ हुआ, एक अग्रीमेंट यहाँ पे हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो पर्सन है ये सर्विसेज किसकी ले रहा है? डिपॉजिटरी की ले रहा है। किसके थ्रू ले रहा है? इस एजेंट के थ्रू ले रहा है, डीपी के थ्रू ले रहा है। गॉट इट?
वेरी सिंपल अगेन, 2 एग्रीमेंट हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 6। याद करो वो प्रोसेस डीमटेरियलाइजेशन की, वंस अपॉन अ टाइम जो हमने पढ़ी थी, डीमटेरियलाइजेशन। क्या पढ़ा था उसमें? पर्सन, शेयर सर्टिफिकेट और डीआरएफ किसको सरेंडर करता है? डीपी को। और डीपी किसको देता है? याद करो, इशूअर को। तो जो भी पर्सन डिपॉजिटरी के पास अकाउंट ओपन करेगा और अपने शेयर्स डीमैट फॉर्मेट में रखना चाहता है, उसको अपने सर्टिफिकेट्स तो सरेंडर करने ही पड़ेंगे। तो ये किस कंसर्न में बोला जा रहा है? जब हम डीमटेरियलाइज कराते हैं उस कंसर्न में बोला जा रहा है। तो डीमटेरियलाइज, तो जब आप डीमटेरियलाइज करते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को अपने सर्टिफिकेट्स सरेंडर करने पड़ेंगे। अब थोड़ी ना आप दो चीज़ें लेके बैठोगे, आप ये बोलो कैश के नोट भी दे दो और बैंक में क्रेडिट भी कर दो, वाह वाह, हद है एकदम। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप दोनों चीज़ें लेके बैठोगे। आप या तो कैश ही रख लो या बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट ही रहेगा। सेम अमाउंट दोनों जगह थोड़ी ना दिखाई देगा आपको, तो एक ही जगह शो होगा। एग्जैक्टली अगर मैंने 1000 शेयर खरीदे हैं टाटा के, तो 1000 शेयर या तो सर्टिफिकेट ही ले लूँ उसका, या फिर 1000 शेयर अपने डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करा लूँ। तो अगर मैंने डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट कर लिया, तो मुझे अपने सर्टिफिकेट सरेंडर करने पड़ेंगे, उस मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। ये नहीं कि फिजिकल भी लेके बैठूंगा, मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे मत करना जाना। ओके, देखो सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 6। एनी पर्सन who has entered into an agreement through a participant, हाँ इन्वेस्टर ऑब्वियसली उसने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी की सर्विसेज ले रहा है, shall surrender the certificate of security for which he seeks to avail the services of a depository to the issuer in such manner as may be specified by the regulation. That we already know now, we have already gone through with the process of dematerialization. तो उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इन्वेस्टर ने अकाउंट ओपन किया, डिपॉजिटरी की सर्विसेज ले रहा है वो, और उसने अब उसको डीमैट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के लिए अपना शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डीआरएफ फॉर्म सबमिट किया था, जो फाइनली डीपी ने किसको दे दिया था? इशूअर को दे दिया था। The issuer on receipt of the certificate of security shall cancel, है ना, कैंसिल किया था ना उसने, shall cancel the certificate of security and substitute it in record of the name of the depository as the registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly. This is the entire process of dematerialization which we have already gone through. तो वो प्रोसेस में याद करो, इसलिए पहले प्रोसेस बताई मैंने आप लोग को। तो वहाँ पे जैसे ही इशूअर ने, आरटीए ने कैंसिल किया था, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म किया कि वी हैव ऑलरेडी कैंसल्ड द फिजिकल शेयर्स, फिर डिपॉजिटरी ने डीपी को इन्फॉर्म किया था और डीपी ने क्लाइंट के अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए थे, है ना। ये प्रोसेस थी हमारी, याद आ गई पूरी वापस से। और साथ ही में कंपनी अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम लिखती है? किसका? क्लाइंट का कि डिपॉजिटरी का? एक्चुअल इन्वेस्टर का नाम लिखा जाता है कि डिपॉजिटरी का? बताया तो था। यस, कुछ बच्चे एकदम ध्यान से वीडियो सुनते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, डिपॉजिटरी का ही नाम यहां पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा। मेंबर, एक्चुअल मेंबर, एक्चुअल इन्वेस्टर का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक्चुअल मेंबर का रिकॉर्ड कौन रखता है? डिपॉजिटरी रखता है। और रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है, रोज शेयर ट्रेड हो रहे हैं, लाखों मेंबर्स हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, तो कंपनी ये थोड़ी ना रोज मेंबर्स कटिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को चेंज किए जा रही है, नो। तो ये सारा काम किसका है? डिपॉजिटरी का है। तो कंपनी इसलिए स्ट्रेट अवे बोलते हैं एकदम हटाओ ये सारी प्रॉम्प्ट झंझट हटाओ, हम एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम लिखेंगे, जब भी हमें लिस्ट चाहिए होगी एनएसडीएल सीडीएसएल से बोलेंगे, वो हमें लिस्ट बना के देंगे। तो बेनिफिशियल ओनर्स का नाम कंपनी नहीं लिखती है, कंपनी एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का नाम ही लिखती है, रजिस्टर ऑफ
मेंबर्स में। कोई शक? क्लियर? बात समझ में आ रही है अच्छे से सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अ डिपॉजिटरी शेल ऑन रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इशूअर एंटर द नेम ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इन इट्स रिकॉर्ड एज द बेनिफिशियल ओनर। और फाइनली डिपॉजिटरी क्या करेगा? उस पर्सन का नाम बेनिफिशियल ओनर की तरह रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। सेक्शन 4 जल्दी बोलो फटाफट। सेक्शन 4 क्या बोलता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट किसका किससे? डिपॉजिटरी का अपने एजेंट से, डीपी के साथ। सेक्शन 5 अगेन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट किसका किससे? क्लाइंट का डीपी से। और अल्टीमेटली सर्विसेज किसकी? डिपॉजिटरी की। दिस इज व्हाट सेक्शन 5। सेक्शन 6 इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। यहाँ पे सरेंडर करना है सर्टिफिकेट्स को। सर्टिफिकेट सरेंडर करिए, कैंसिल होंगे और इशूअर डिपॉजिटरी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखेगा और डिपॉजिटरी क्लाइंट का नाम बेनिफिशियल ओनर की तरह रिकॉर्ड करेगा। फाइन। चलो अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी, सेक्शन 7। अगेन सिंपल सा सेक्शन है। व्हाट इट सेज, आज मान लो मैं अभी फिलहाल बेनिफिशियल ओनर हूं, मैंने अपने शेयर किसी और को बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए, तो क्या ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी कि नहीं की जाएगी? नहीं तो एक्चुअल कौन ओनर है पता ही नहीं चलेगा, तो उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। तो लेट्स सी, एवरी डिपॉजिटरी शेल ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम अ पार्टिसिपेंट register the transfer of security in the name of the transferee. If the beneficial owner or transferee of any security seeks to have custody of such security, the depository shall inform the issuer accordingly. So what it says, A जो था Mr. A, he was the beneficial owner and he sold या transferred his securities to B. तो बेनिफिशियल ओनर भी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बी के नाम पे रजिस्टर्ड किया जाएगा, तो बेनिफिशियल ओनर चेंज करना है। तो सिंपली इसने क्या बोला कि डिपॉजिटरी को जैसे ही पार्टिसिपेंट डीपी बताएगा तो रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी, इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शंस टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और होल्ड सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी, सेक्शन 8। ऑप्शन तो ये क्या बोलता है, आप एज अ कंपनी, एज अ इशूअर जब भी नए शेयर इशू करोगे तो वो डीमैट फॉर्मेट में ही करोगे। अब ये इन्वेस्टर की इच्छा है कि उसको किस फॉर्मेट में रखना है। अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखना है तो इलेक्ट्रॉनिकली रखे, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं रखना है, वो फिजिकल सर्टिफिकेट चाहता है, तो वो कन्वर्ट भी कर सकता है, रीमैट भी करवा सकता है। तो सेक्शन 8 ऑप्शन देखता है इन्वेस्टर्स को। देखो इन्वेस्टर भगवान है, सुप्रीमेसी है। अब मान लो इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है ना, और उसको कतई भरोसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे। जैसे ना, जब मुझे आज भी याद है, जब स्टार्टिंग में ना ऑनलाइन जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, तो पीपल वर लाइक नहीं, हम नहीं खरीदेंगे ऑनलाइन, पता नहीं क्या हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया सारा, तो पता नहीं सामान कैसा भिजा दे, तो है ना, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, है ना, पता नहीं कहीं हमारे मोबाइल के पैकेट में कहीं सोप तो नहीं आ जाए, मतलब एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या डर थे। तो बहुत सारे लोग भाई स्क्योर्ड कि नहीं, हम नहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, हम नहीं ऑनलाइन परचेज करेंगे, ऐसा था। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, और आज भी आप देखेंगे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें ऐसा ही एक मिसकंसेप्शन है। और अभी नाउअडेज बहुत सारे लोग आसानी से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो अभी कुछ लोगों का माइंडसेट अभी भी ऐसा है कि नहीं, मुझे तो सर्टिफिकेट चाहिए, हाथ में तो चाहिए, मुझे कतई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में वो उसकी इच्छा है यार, उसकी ज़िंदगी है, उसको जैसे जीने दो। तो डेफिनेटली वो अपने शेयर्स को फिजिकली भी रख सकता है। तो ये ऑप्शन कौन देता है? सेक्शन 8 देता है। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
In case of fresh issue of securities, all securities issued have to be in dematerialized form. देखो जब आप इशू करेंगे, कंपनी के ऊपर तो ऑब्लिगेशन है कि उनको तो डीमैट फॉर्मेट में ही इशू करनी पड़ेगी, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई चारा ही नहीं है उनके पास तो। However, after that investor will also have freedom to switch from depository mode to physical mode and vice versa. उसकी जितनी बार मन करे डीमैट को रीमैट करा ले, रीमैट को डीमैट करा ले, करता रहे करता रहे करता रहे, हर बार एप्लीकेशन फाइल करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसको ठीक लगे, जिसमें उसकी खुशी, वही वो करे। The decision as to whether or not to hold securities within the depository mode, and if in the depository mode, which depository or participant would be entirely with the investor. तो entire यहाँ पे decision किसका होगा? इन्वेस्टर का होगा। मेरा पैसा है तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कैसे सिक्योरिटी को होल्ड करना है, इधर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिकल, कौन डीपी होगा, कौन सा डिपॉजिटरी होगा, ये सब मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी को पढ़ने से पहले इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं, फिर लैंग्वेज पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फंजिबिलिटी। देखो ये हमारे मिस्टर अमीर बहुत पैसा है इनके पास, बॉस सूटकेस दिख रहा है इनके पास, एकदम भरा पड़ा है नोटों से। ये जो हमारा मिस्टर अमीर है ना, ये पहुंचे एक बैंक में। अब एक बैंक के पास पहुंचे और इस बैंक में इन्होंने पैसा जमा कराया, और ये आपको 2,000 रुपए की गड्डियां तो दिखाई दे रही होंगी। तो मिस्टर अमीर ने अपने बैग से 2,000 की गड्डियां निकाली और बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, बैंक के पास तो बहुत सारे लोगों का पैसा आता है, ये पैसा बैंक के लॉकर में गया, स्वाहा नहीं हुआ है, अरे भाई डिपॉजिट सेफली रखा है। अब ये जो मिस्टर अमीर है, क्या ये पैसा वापस निकाल सकता है बैंक से? हाँ ऑफ कोर्स, बैंक में जाके भी निकाल सकता है, एटीएम से भी निकाल सकता है, जैसे इसका मन करे वैसे निकाले, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। अब मान लो मिस्टर अमीर ये पैसा वापस से बैंक से निकालने जाता है ना, विड्रॉज मनी। तो ओहो, जमा तो 2,000 के नोट कराए थे, ये आ रहे कौन से वाले हैं? 500 के नोट की गड्डियां आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या मिस्टर अमीर बैंक को ही बोल सकता है, ओए बैंक, ओए मैंने 2,000 के नोट जमा कराए थे, जिसका नोट नंबर ये था S12345678, मुझे वही चाहिए। तो बैंक बोलेगा अमीर दिमाग से गरीब हो गया है क्या? ये दिमाग चलना बंद हो गया है क्या? अरे दिमाग सही है कि नहीं है? हमारे पास इतने नोट हैं, तो हम क्या तेरे नाम के नोट निकाल के रह गए अलग से? ऑब्वियसली नॉट। अरे तुम्हें उससे क्या करना है, क्या लेना देना है कि मैंने 2,000 के जमा कराए थे, ये नंबर वाले जमा कराए थे? आपको क्या लेना देना है? मैंने मेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा कराया था, मैं जब भी निकालूं इतना निकाल सकता हूँ। अब चाहे वो कितने भी कैसे भी करेंसी में मिले मुझे, अब चाहे मुझे वो 2,000 के नोट में मिले, मुझे 500 रुपये के नोट में मिले, 100 रुपये के नोट में मिले, कैसे भी मिले। समझ में आई बात? दिस is known as fungibility. This is known as fungibility. बोले तो ट्रांसफरेबिलिटी, बोले तो इंटरचेंजेबिलिटी। मीन्स यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे यही वाला नोट चाहिए। सेम यही सिस्टम किस में फॉलो किया जाता है? सिक्योरिटीज में फॉलो किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली जब आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने श्योर सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया, कल को आप बोलो मुझे वापस से फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये नहीं है कि आपको वही सेम टू सेम सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपली ये देखना है कि मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीद रखे हैं, तो आपके अकाउंट में 100 शेयर क्रेडिट है, तो आपको सर्टिफिकेट 100 शेयर का मिल जाएगा जिस दिन में मांगोगे। आप बोलोगे मेरे पास टाटा के 500 शेयर हैं, 500 शेयर मिल जाएंगे। आप बोलोगे मेरे पास यस बैंक के 10 शेयर हैं, 10 शेयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज देयर कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ये थोड़ी ना है। आपने बोलो आज गए डिपॉजिटरी के पास, बोले डिपॉजिटरी
डीमैट करो, करो अभी डीमैट, ये लो मेरा सर्टिफिकेट। अब इंडिया के लाखों इन्वेस्टर्स डिपॉजिटरी के पास गए और अपने अपने सर्टिफिकेट जमा करा दिए। अब इन लाखों में से कुछ 100-200 लोग होते हैं जो वापस से बोलते हैं हमें रीमैट कराना है। तो डिपॉजिटरी को बोलेंगे रीमैट कराने, थोड़ी ना डिपॉजिट ढूंढने बैठ रहा है। ओ तुम्हारे सर्टिफिकेट कौन से, पूरे इंडिया के रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उसमें से फिजिकल में रद्दी, सरकारी डिपार्टमेंट थोड़ी ना कि रद्दियां जमा कर करके रख रखी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, सिक्योरिटी मार्केट है यार। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी बोलता है देखो तुम्हें जब भी चाहिए होंगे हम दे देंगे, शेयर सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे, नहीं लेकिन ये क्या रहेंगे, फंजिबल रहेंगे। क्या रहेंगे, फंजिबल रहेंगे, मतलब सेम सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहेंगे ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना मैंने 1 लाख बैंक में जमा कराया मैं 1 करोड़ निकाल लूंगी, ऐसा ना होता है। एग्जैक्टली सिक्योरिटीज मार्केट में भी सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। दिस इज कॉल्ड फंजिबिलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज व्हाट इज रिकॉर्डेड ओवर हियर इन सेक्शन 9। All securities held in depository are fungible, that is interchangeable, which means the investor lose his right to obtain exactly the same share certificate which he surrendered at the time of opening a डीमैट अकाउंट। तो जब उसने डीमैट अकाउंट ओपन किया था, अपने शेयर्स को रीमैट करा लिया था, और उसके बाद वो अगर दोबारा से शेयर सर्टिफिकेट मांगना चाहता है तो ऐसा नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल वही है, द मनी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड द पर्सन विदड्रॉइंग शैल नॉट गेट द सेम करेंसी नोट विच ही डिपॉजिटेड इन द बैंक। आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गया होगा। फंजिबिलिटी पे शॉर्ट नोट बन जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म रहती है। तो एक तो डीमटेरियलाइजेशन पे शॉर्ट नोट बन सकता है, रीमटेरियलाइजेशन पे शॉर्ट नोट बन सकता है, फंजिबिलिटी पे भी शॉर्ट नोट बन सकता है ना। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव। अब है राइट ऑफ डिपॉजिटरीज एंड बेनिफिशियल ओनर। डिपॉजिटरी, बेनिफिशियल ओनर, देखो भाई कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका लिख रहे हैं, किसका, डिपॉजिटरी का, लेकिन एक्चुअल ओनर कौन है, इन्वेस्टर, बेनिफिशियल ओनर। अब डिपॉजिटरी का नाम लिखिए तो इसका मतलब ये है क्या कि राइट इशू डिपॉजिटरी को मिलेंगे, बोनस शेयर डिपॉजिटरी को मिलेंगे, डिविडेंड भी डिपॉजिटरी को मिल जाएगा, वोटिंग राइट्स भी किसी को, अरे फिर इन्वेस्टर को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी को कोई राइट नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने उसका नाम लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स। एक्चुअल राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेंगे, बेनिफिशियल ओनर्स को। लाइक डिविडेंड जानते हो ना, डिविडेंड प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर, ये सब कुछ किसको मिलेगा, बेनिफिशियल ओनर्स को ही मिलेगा, डिपॉजिटरी को नहीं मिलेगा। लेट्स सी व्हाट इट सेज। अ डिपॉजिटरी should be deemed to be the registered owner for the purpose of effective transfer of ownership of security on behalf of the beneficial owner. The depository as registered owner should not have any voting rights or any right in respect of securities held by it. तो depository is not having any right, voting rights, notice receive करने के right, meeting attend करने के right, ये depository को नहीं है। ये सारे के सारे rights किसको हैं, beneficial owners को हैं। The beneficial owner is entitled to all the rights and benefits and is subject to all the liabilities in respect of his securities held by the depository. Okay, बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े, सेक्शन 10 तक हमने कंप्लीट किया। कुछ याद है, सब गए अब। अच्छा रिकॉल करें फटाफट से, क्या क्या पढ़ा हमने बात किया कि अग्रीमेंट होगा डिपॉजिटरी का डीपी से, इन्वेस्टर का डीपी से जिसके थ्रू वो डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेगा। फिर हमने बात की कि सरेंडर करेगा वो अपना सर्टिफिकेट, अगर वो डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेता है तो डेफिनेटली उसको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा। हमने अभी फंजिबिलिटी की भी बात की, साथ ही हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर आप डिपॉजिटरी हैं तो आपके क्या राइट्स हैं, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हैं तो आपके क्या राइट्स हैं, और जो पर्सन यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं
वो कैसे कैसे एक्ट करेगी, तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आई गेस थोड़ा थोड़ा बेस आपका क्लियर हो रहा है कि हम एक्चुअल में सिक्योरिटीज मार्केट में क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिपॉजिटरी चैप्टर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी है, ठीक है। आगे स्टार्ट करें, चलो। अब है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। एवरी डिपॉजिटरी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, देखो बेनिफिशियल ओनर्स का रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा, डिपॉजिटरी मेंटेन करेगा। तो एवरी डिपॉजिटरी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड एन इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह सब कंपनीज एक्ट ही रेगुलेट करता है। तो कंपनीज एक्ट जैसा बोलेगा वैसा डिपॉजिटरी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट रेडी रखनी पड़ेगी, ताकि जब भी कंपनी लिस्ट मांगेगी आप वो लिस्ट इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे। कंपनी को जनरल मीटिंग कॉल करनी है, नोटिस देना है, तो वो लिस्ट कौन देगा, डिपॉजिटरी ही देगा। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक टर्म है प्लेज और हाइपोथिकेशन। अभी क्या होता है ये, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल समझते हैं और फिर उसके बाद अगेन इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो इसकी लैंग्वेज को फिलहाल के लिए अभी छोड़ते हैं, हम पहले यहाँ पे बात करें प्लेज क्या होता है। देखो प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों ही केसेस में, इन बोथ द केसेस आप लोन ले रहे होते हैं और लोन के बदले में आपने अपनी मूवेबल असेट को सिक्योर किया होता है। आप लोन ले रहे हैं और अपने लोन के बदले में मूवेबल असेट को सिक्योर किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या बोलेगा, अरे यार कोई सिक्योरिटी तो दो, ऐसे कैसे लोन देंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के बदले में अगर आप मूवेबल असेट देते हैं, मूवेबल दो टाइप की असेट होती है, मूवेबल, इमूवेबल। तो अगर आप मूवेबल असेट देते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के टर्म्स यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। देखो ये हमारे मिस्टर बोरोवर, ये मिस्टर बोरोवर है, इनको पैसा चाहिए था। तो पैसा चाहिए था तो कहाँ पहुंचे, बैंक के पास पहुंचे। ये है हमारा बैंक लेंडर। बैंक ने बोले यार मिस्टर बोरोवर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आपका आईटीआर वगैरह सब ठीक है, ओके है, हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, लेकिन फिर भी देखो स्टिल, देखो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, आपको अपने कोई ना कोई असेट गिरवी रखनी पड़ेगी, कोई ना कोई असेट सिक्योर करनी पड़ेगी, ताकि कल को तुम डिफॉल्ट करो। वैसे हम मानते हैं तुम डिफॉल्ट नहीं करोगे, बट फिर भी कल को अगर डिफॉल्ट करो तो तुम्हारी उस असेट को बेच करके हम रिकवरी करेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे इस बोरोवर ने क्या किया, बोरो मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी की सिक्योरिटी पे मनी बोरोइंग की। तो बैंक ने यहाँ पे मिस्टर बोरोवर को लोन सैंक्शन किया ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी इज अ मूवेबल असेट। ये प्लेज किसकी बात हो रही है, मूवेबल असेट की। तो मिस्टर जो बोरोवर है उसको बैंक से मिले यहाँ पे पैसे, और उसके बदले में उसने बैंक को क्या ट्रांसफर कर दिया, ज्वेलरी ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर, पोजेशन ट्रांसफर्ड, पोजेशन ट्रांसफर्ड। तो ये क्या बन गया, प्लेज बन गया। क्या बन गया ये, प्लेज। तो मतलब मूवेबल असेट का इफ पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, अगर मूवेबल असेट जिसपे आपने सिक्योरिटी क्रिएट की है उसका पोजेशन आप ट्रांसफर करके लेंडर को दे देंगे तो वो क्या बनता है, प्लेज बनता है, दैट इज नोन एज प्लेज। ओके, ठीक है बात। अच्छा, अब हम बात करें हाइपोथिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस हाइपोथिकेशन, ये भी मूवेबल असेट पे होता है, और प्लेज भी मूवेबल पे, हाइपोथिकेशन भी मूवेबल, दोनों मूवेबल असेट पे। फिर डिफरेंस क्या है, अभी आएगा डिफरेंस, अभी आएगा डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है। तो हाइपोथिकेशन भी मूवेबल असेट पे ही होता है, तो दिस इज ऑल्सो ऑन मूवेबल असेट, ऑल्सो ऑन मूवेबल असेट। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे क्या जल्दीबाजी हमें। बोरोवर पहुंचा अगेन बैंक के पास, लेंडर बैंक के पास, पैसा चाहिए था, लोन लेना है। तो इसने लोन जो लिया, लोन क्यों लेना है इसको कार खरीदनी थी। अब कार खरीदनी है, अब हो सकता है 1 करोड़ की कार हो, 50 लाख की कार हो, तो एक साथ थोड़ी ना कोई पैसे देता है। तो उसने बोला मैं तो भैया लोन पे लूंगा कार, तो वांट टू टेक कार ऑन लोन, और
कार लोन ले रहे हो तो डेफिनेटली कार पे ही सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे बैंक ने बोला ओके मिस्टर बोरोवर, हम तुम्हारे कार लेने में तुम्हें लोन प्रोवाइड करेंगे और हम तुम्हें यहाँ पे लोन दे रहे हैं। लोन सैंक्शन कर दिया, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, और मिस्टर बोरोवर ने यहाँ पे एकदम ब्रांडेड कार परचेज कर ली। अब एक चीज बताओ, ये कार किसके पास रहेगी, बोरोवर के पास या बैंक के पास? क्या बैंक से बोलेगा मिस्टर बोरोवर तुम्हारी ये कार जब तक लोन रीपे नहीं कर देते हम अपने पास रखेंगे गोडाउन में? तो बोरोवर बोलेंगे हैं तब तक तो मॉडल ही चेंज हो जाएगा, फिर मैं क्या ही करूंगा इस कार का, खराब हो जाएगी एकदम, फिर तो बोले बैंक तुम ही रख लो इस कार को। अरे ये तो बिल्कुल बकवास बात हो गई। तो यहाँ पे बैंक कतई कार का पोजेशन नहीं लेता है, ये पोजेशन किसके पास होता है, इस बोरोवर के पास ही होता है, बोरोवर के पास ही होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। तो प्लेज और हाइपोथिकेशन में जो डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि प्लेज में मूवेबल असेट जिस पे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, जिस पे सिक्योरिटी क्रिएट की जा रही है, उसका पोजेशन ट्रांसफर होता है, लेकिन हाइपोथिकेशन में पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होता है। पोजेशन किसके पास रहता है? बोरोवर के पास ही रहता है। तो यहाँ पे मूवेबल असेट में पोजेशन इज नॉट ट्रांसफर्ड, possession is not transferred. This term is known as hypothecation. So what the difference between pledge and hypothecation? In both the cases there is a movable asset. We are not talking about immovable asset. Immovable asset की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, movable asset है। pledge के केस में possession transfer होगा और hypothecation में possession transfer नहीं होगा। ओके डन। अब ये सेक्शन 12 क्या बोलता है सुनो। आज मैं किसी कंपनी के शेयर होल्ड करती हूँ, मान लो मेरे पास 50 लाख के शेयर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज मार्केट में डील करती हूँ और मेरे पास 50 लाख के शेयर्स हैं। अब मुझे पता है कि सिक्योरिटीज मार्केट बहुत जल्दी बूस्टअप होने वाला है, एकदम हाई, वो 50 लाख के शेयर बहुत जल्दी 60 लाख के बन जाएंगे, 60 लाख के बन जाएंगे। तो आई डोंट वांट टू सेल माय शेयर, आई डोंट वांट टू सेल। अरे यार हद होती है, मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे पता है बैठे बैठाए 10 लाख का प्रॉफिट देगा, तो वाई शुड आई सेल देम? मुझे नहीं सेल करना। तो मैं पैसे तो चाहिए लेकिन सेल नहीं करना। सेल कर दूंगी तो मुझे ना तो उस पर कोई डिविडेंड मिलेगा, ना वोटिंग राइट्स मिलेंगे, सारे के सारे राइट्स खत्म। पर पैसे तो अभी चाहिए, तो मैं क्या करूं? लोन ले लूं, लोन बैंक से लोन ले लूं और बैंक को बोल दूं देखो बता 50 लाख के शेयर है, आप मुझे 50 लाख के शेयर पे 20 लाख का लोन दे दो, सिक्योरिटी रख लो ना मेरे शेयर्स की। तो ये जो शेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, शेयर इज अ मूवेबल एसेट, उसकी सिक्योरिटी रखाई जा रही है। तो ये सिक्योरिटी प्लेज या हाइपोथिकेशन के फॉर्मेट में हो सकती है, प्लेज या हाइपोथिकेशन के फॉर्मेट में हो सकती है। प्लेज बोले तो अब मेरे पास फिजिकल सर्टिफिकेट है, मैंने बैंक को जाकर रखवा दी, ये लो बैंक मेरे शेयर सर्टिफिकेट आप रख लो, मैं इन शेयर्स को कहीं नहीं बेचूंगी, है ना, आप रख लो। तो दिस इज कॉल्ड प्लेज। वेयर एज अगर मान लीजिए बैंक बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम अपने सर्टिफिकेट या अकाउंट में तुम्हारे शेयर्स डीमैट फॉर्मेट में है, तो कोई बात नहीं, हम डीपी को बोल देते हैं तुम्हारे शेयर वहीं पड़े हुए हैं, वो शेयर्स आप बेच नहीं सकते, बस वो शेयर वहीं पड़े हुए हैं। तो बैंक ने पोजेशन नहीं लिया है, आपके शेयर्स आपके पास ही पड़े हुए हैं, आप बस ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसमें। तो ये टर्म क्या हो गया? हाइपोथिकेशन। दिस इज व्हाट? हाइपोथिकेशन। तो शेयर्स के केस में यू आर हैविंग बोथ द ऑप्शंस, आप प्लेज भी कर सकते हैं, आप हाइपोथिकेशन भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द लैंग्वेज व्हाट इट सेज। सेक्शन 12, बेनिफिशियल ओनर may with the previous approval of depository create a pledge or hypothecation or any other encumbrance। encumbrance मतलब कोई भी किसी भी टाइप की लाइबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो in respect of security owned by him through a depository। तो डेफिनेटली जो डिपॉजिटरी के पास सिक्योरिटीज हैं, आप उन सिक्योरिटीज पे प्लेज हाइपोथिकेशन जो क्रिएट करना चाहे कर सकते हो, लेकिन पहले पूछ लेना उससे। Every beneficial owner should give intimation of such pledge or hypothecation to depository participant, and such depository is required to make entries in the record accordingly। देखिए अगर आपकी
सिक्योरिटीज पे प्लेज या हाइपोथिकेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डीपी अब आपके शेयर्स को ट्रांसफर नहीं होने देगा, किसी को भी ट्रांसफर नहीं करने देगा। तो जब ट्रांसफर नहीं करने देगा तो वो तो कब होगा ना, जब उसको पता होगा, तो इसलिए उसे बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो इस प्लेज का कोई मतलब ही नहीं है, हाइपोथिकेशन का कोई सेंस ही नहीं है, आप तो बेच दोगे तो सिक्योरिटी रहेगी कहाँ पे। फॉर दैट सेक यहाँ पे आपको इंटीमेट करना पड़ता है। Any entry in records of depository should be evidence of a pledge or hypothecation। तो ये जो एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है वही आपके प्लेज हाइपोथिकेशन का क्या है, रिकॉर्ड है, प्रूफ है। तो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 12 प्लेज हाइपोथिकेशन। एक बार फटाफट से सेक्शन 12 को मैं बता देती हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लेज इन हाइपोथिकेशन डायरेक्ट शॉर्ट नोट बन जाता है। तो सुनो, प्लेज मीन्स कोई भी मूवेबल एसेट जिसपे कोई चार्ज या सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, जिसमें बोरोअर अपनी मूवेबल एसेट का पोजेशन लेंडर को दे दे, दैट इज प्लेज। हाइपोथिकेशन एडवांस वर्जन है प्लेज का, जिसमें बोरोअर अपनी मूवेबल एसेट पे चार्ज तो क्रिएट करता है, सिक्योरिटी तो क्रिएट करता है, पोजेशन नहीं देता, तो दैट इज नोन एज हाइपोथिकेशन, दैट इज नोन एज हाइपोथिकेशन। गॉट इट? कोई शक? और अब यही चीज़ अगर हम शेयर्स में करना चाहें, मैं अपने शेयर्स पे लोन लेना चाहूँ तो ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे को डिपॉजिटरी को इंटीमेशन देनी पड़ेगी, डिपॉजिटरी एंट्री रिकॉर्ड करेगा उसके अंदर, और अब मेरे शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएंगे जितने शेयर्स पे ये सिक्योरिटी क्रिएट की गई है, ताकि सिक्योरिटी परमानेंट सेफ्टी से बनी रहे। तो आज के लिए इतना इनफ है। हमने बहुत सारे आज नए टर्मोलॉजी सीखे, हमने फंजिबिलिटी एक नया टर्म सीखा, हमने प्लेज और हाइपोथिकेशन न्यू टर्म सीखा है, उससे पहले लास्ट क्लासेस में भी हमने कुछ कुछ नए टर्म सीखे थे। तो इतना इनफ है, पहले यहाँ तक डाइजेस्ट करो, फिर रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।